सो हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम जल्दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन में, तो हम आज उसका स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन में। ये पहला लेक्चर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का, आईएएस और स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले जल्दी जल्दी हम ये देख लेते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखना क्यों चाहिए, ख़ास बात क्या है। वैसे मैंने पहले एक इंग्लिश में लेक्चर बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था, आज दोबारा से बता देता हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखिए सब्जेक्ट एक ऐसा है कि जिसमें आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही करनी है। पब्लिक का मतलब आप गवर्नमेंट समझ के चलिए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। देखिए दो तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होती है दुनिया में, प्राइवेट और पब्लिक, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट अब मान के चलिए, राइट। तो प्राइवेट तो होगी, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, इस टाइप की कंपनीज जो होती हैं वो वहाँ पे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, ठीक है। दूसरी होती है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये होती है गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है इसका नाम जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ईजी एंड स्कोरिंग मैनर, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इजी वे में हम पढ़ाएंगे और स्कोरिंग आपके लिए बनाकर इसको देंगे, राइट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखिए बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके रीज़न है कि एक तो ये रिलेट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि रिलेट करता है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ही, और अल्टीमेटली यही आपने करनी है यूपीएससी क्लियर करके या स्टेट सर्विसेज क्लियर करके। करना आपने क्या है, आपने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ही करनी है। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो गए, चाहे आप एज अ सेक्रेटरी सीनियर लेवल के ऊपर आ जाके स्टेट में आओगे, या फिर सेंट्रल लेवल पे जाओगे, करनी आपने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ही है जॉब में जाने के बाद। तो जो आपने प्रैक्टिकली करना है यहाँ पर उसको थ्योरेटिकली पढ़ना है, बस इतना ही डिफरेंस है, राइट। तो नेचुरल है, मज़ा तो आएगा आपको इसको पढ़ने में। रही बात मार्क्स की कि स्कोरिंग है कि नहीं मेंस में, तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं इसको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका लॉजिक ये है कि सबसे पहले क्योंकि ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करता है, इसलिए ये इस सब्जेक्ट को इजी बना देता है, क्योंकि आपका काम ही अल्टीमेटली यही होगा, तो इजी हो जाएगा, आपका पढ़ना भी इजी हो जाएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट हो गया इजी। नंबर सेकंड, पॉलिटी जो है आपके जनरल स्टडीज़ की और जो गवर्नेंस है आपके जनरल स्टडीज़ की, वो पूरी की पूरी ये वाला सब्जेक्ट कवर करेगा। तो जीएस की पॉलिटी और गवर्नेंस पूरी कवर होगी आपकी यहाँ पर। नंबर 3, इंटरव्यू में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे अगर आपका पबएड सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। क्यों? क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ही हैं, और उनको मज़ा आएगा आपके साथ इंटरव्यू करने का। जो आपने पढ़ा है, जो थ्योरीज आपने पढ़ी हैं, वो आपसे वो पूछेंगे, और उनको आप प्रैक्टिकली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कैसे करोगे ये भी वो आपसे पूछेंगे, जो कि आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। इसके आप देखिए कि अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल हो तो आपको कितना टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्योग्राफी का। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो तो तब आपको कोई फैक्ट पूछा जा सकता है हिस्ट्री का। लेकिन यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं और ना ही कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं। क्योंकि टेक्निकलिटीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ही करनी है आपने, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन एक लिटरेट बंदा भी कर सकता है, लिटरेट तो कर ही सकता है, तो ज़्यादा टेक्निकलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में होती नहीं है, ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया कि ये जो है इजी सब्जेक्ट माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए आप ये सब्जेक्ट रखिए और आप इसको अच्छे से स्कोर कर सकते हो मेंस में, चाहे आईएएस हो या स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो यही मैं कहूँगा, स्टार्ट करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली दो वर्ड से बना है, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक का मीनिंग आप ये मान के चलिए गवर्नमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट का जन्म जो अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका में
गवर्नमेंट को पब्लिक बोलते हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की चीज़ हो, पब्लिक स्कूल, पब्लिक हॉस्पिटल, वहाँ पे वो पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर ये होता है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, तो तभी जब उन्होंने नाम रखना था सब्जेक्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट का जन्म वहीं पे हुआ है अमेरिका में 1887 में, तो उन्होंने नाम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा। तो पब्लिक का तो आपको मीनिंग समझ आ गया। अब रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग है टू सर्व। ठीक है, टू सर्व, या फिर ये मीनिंग है टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो टोटल मीनिंग क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे लोगों के अफेयर्स को मैनेज करेगी। ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लिटरल मीनिंग। ठीक है, ये इसका लिटरल मीनिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। आगे चलते हैं। अब बेसिकली क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग दो व्यूज़ आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। नेचर एंड स्कोप हम कर रहे हैं अभी स्टार्ट। ठीक है, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली हम जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट किया है, इसका हम पहले कंसेप्ट समझेंगे सारे। ठीक है, कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, मीनिंग हम समझ रहे हैं कि मीनिंग तो आपको समझ आ ही गया। ठीक है, बाकी लिखवाना लिखवाना जो सारी की बातें बाद में हो जाएंगी, नोट्स की बातें बाद में हो जाएगी। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए। ठीक है, जब आप किसी चीज़ कोई कोचिंग लेते हो, कोई पढ़ते हो कोई चीज़, तो आप समझने के लिए पढ़ते हो। ठीक है, नोट्स की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाती हैं, वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी आप अपना ध्यान जो है वो पूरा फोकस रखिए समझने के ऊपर। ठीक है, तो आपको समझ क्या आया, आपको ये समझ आया अब तक कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है, हाउ द गवर्नमेंट मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द पीपल। ठीक है, यह है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रैक्टिकली ये करेगी। राइट, अब नेचर एंड स्कोप में आ जाते हैं। मीनिंग तो आपको समझ आ गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेचर एंड स्कोप में। तो बेसिकली सबसे पहले इसमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं नेचर एंड स्कोप पे। सबसे पहला हम आ जाते हैं व्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहला व्यू आप ये है वाइडर व्यू एंड नैरोअर व्यू। राइट, वाइडर व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड नैरोअर व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, अब आपको ये चीज़ समझाने से पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि गवर्नमेंट जो होती है उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाइए, उसकी 3 ब्रांचेस होती है। फर्स्ट ब्रांच है लेजिस्लेचर, सेकंड ब्रांच है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड ब्रांच है जुडिशरी। सबसे पहले लेजिस्लेचर। तो ये लेजिस्लेचर क्या चीज़ होती है? ठीक है, जिन्होंने पोल साइंस पढ़ी है, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी है, उनको पता है कि लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या है। लेकिन जो लोग कॉमर्स से आए हैं, जो लोग आप में से साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, उनको इस चीज़ का मीनिंग नहीं पता है। तो मैं उनके लिए क्लियर कर दूं कि लेजिस्लेचर का मीनिंग होता है वो जगह, वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पर लॉ बनता है, वेयर द लॉ मेकिंग इज डन, जहाँ पे लॉ पास होता है। ठीक है, वेयर द पैसेज ऑफ द लॉ इज डन। ठीक है, तो लॉ मेकिंग बॉडी है ये लेजिस्लेचर। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट, स्टेट की असेंबली। ठीक है, ये इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट मिला के, ये तीनों पार्ट्स मिला के, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलाकर क्या बनता है? लेजिस्लेचर। ठीक है, प्रेसिडेंट को इसमें क्यों मिलाया गया? सिंपल सी लॉजिक है कि लोकसभा राज्यसभा तो हो गई, प्रेसिडेंट को इसलिए मिलाया गया क्योंकि जो भी कानून बनता है, लॉ बनता है, वो पहले एक हाउस में पास होता है, फिर दूसरे हाउस में पास होता है, फिर दूसरे हाउस में पास होने के बाद वो सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसकी एसेंट के लिए है। एसेंट यानी उसकी रजामंदी, उसकी हाँ। तो प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर देता है तो वो जो बिल है वो लॉ बन जाता है। तो इस तरह से लॉ बनता है हमारी लेजिस्लेचर के अंदर। मैं दोबारा से बता देता हूँ,
लेजिस्लेचर वो बॉडी है जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलाकर बनती है। हमारे देश की बात कर रहा हूँ, इंडिया की, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को हमने क्यों मिलाया? क्योंकि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बगैर कोई भी जो बिल है वो लॉ नहीं बन सकता। जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल जाएगा तो वो लॉ बनता है, इसलिए प्रेसिडेंट को लेजिस्लेचर के अंदर डाला गया है, ठीक है। तो पहला ऑर्गन जो गवर्नमेंट का है वो है लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या हो गया? जहां पे कानून बनता है, जहां पे लॉ बनता है देश का, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव। ये सेकंड ब्रांच है गवर्नमेंट की। ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ठीक है, एग्जीक्यूटिव होता है जो बने हुए लॉ को इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। लॉ बन गया पार्लियामेंट में, अब उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो होता है एग्जीक्यूटिव। तो हमारे देश में ये एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारे देश में ये एग्जीक्यूटिव कौन है? वो है मिनिस्ट्रीज, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, ठीक है। तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जितने भी मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सारे टोटलिटी में क्या हो, इनको बोला जाता है, टोटलिटी में इनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। तो ये होगी सेकंड ब्रांच। अब तीसरी ब्रांच पे आ जाते हैं, जुडिशरी। तो जुडिशरी का मेन काम होता है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है उसको चेक करे, उसको रिव्यू करे और ये देखे कि वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिल रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर जुडिशरी देखेगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है, अगर वो सही है तो फिर क्या होगा, जुडिशरी कोई कुछ नहीं बोलेगी, जुडिशरी ओके कर देगी उसको, ठीक है। अब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गया है लॉ तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड बोल देगी, यानी कि वो लॉ अगर बेशक उसको पार्लियामेंट ने बनाया है लेकिन जुडिशरी वो कहेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इसलिए ये नल एंड वॉइड है, यानी कि इस लॉ को कैंसिल कर दिया जाएगा, राइट। तो इसलिए ये थर्ड ब्रांच है गवर्नमेंट की, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीन ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की। अब हमारे देश में बेसिकली सेंटर में भी और स्टेट्स में भी ये तीनों ब्रांचेस होती है, क्योंकि सेंटर में पार्लियामेंट होती है, एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स, और जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट में भी स्टेट असेंबली होती है, कहीं कहीं जगह पे काउंसिल भी होती है, यानी कि 2 हाउसेस। सारी स्टेट्स में काउंसिल नहीं है, कहीं कहीं पे है काउंसिल, बाकी असेंबली हर जगह है, ठीक है। और नंबर 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर्स मिला के एग्जीक्यूटिव बनते हैं। और तीसरे नंबर में वहाँ की हाई कोर्ट, वो होगी जुडिशरी, ठीक है। तो दोनों लेवल्स पे, यानी कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल के ऊपर, दोनों लेवल्स के ऊपर हमारी तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट काम करते हैं। अब वापस आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू के ऊपर, जो मैंने कहा था वाइडर व्यू एंड नैरो व्यू। तो वाइडर व्यू ये बोलता है कि तीनों की तीनों ब्रांचेस जो हैं, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं। वेयर एज जो नैरो व्यू है, जैसे कि नाम से जाहिर है नैरो, वो उसकी सोच नैरो ही होगी व्यू की। तो नैरो व्यू कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है गवर्नमेंट की, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, जबकि जुडिशरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है और लेजिस्लेचर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेजिस्लेचर पार्ट है पोल साइंस सब्जेक्ट का, जुडिशरी पार्ट है लॉ सब्जेक्ट का, और एग्जीक्यूटिव पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का। ये व्यू कौन सा व्यू है? नैरो व्यू। और वाइडर व्यू थोड़ा ब्रॉड व्यू, उसको ब्रॉडर व्यू भी बोलते हैं और वाइडर व्यू भी बोलते हैं। तो वो कहता है कि तीनों की तीनों ब्रांचेस गवर्नमेंट की जो हैं वो क्या हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक और क्लियर कर दूँ,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो वो दो तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे वहाँ पे भी आपको बताऊंगा, अभी भी मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस में तब से चल रहा है जब से सिविलाइजेशन है, यानी कि एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन, मैन ह्यूमन बीइंग की सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि तभी से ही एडमिनिस्ट्रेशन चली है, ठीक है, जब से ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ है, ठीक है, जब से उसने कॉलोनीज बनानी स्टार्ट की हैं, जब से उसने कम्युनिटी में रहना, इकट्ठे रहना, गांव में छोटे से गांव होते थे पहले, छोटी सी कम्युनिटी होती थी, फिर छोटा गांव बना, फिर बड़ा गांव बना, फिर शहर बना। तो जब से ही सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तभी से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली स्टार्ट हो चुका था। अब रही बात सब्जेक्ट कब बना है, जाहिर है तब तो सब्जेक्ट बना नहीं था, जब ह्यूमन बीइंग अर्थ पे आया तब तो पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी। तो एज अ सब्जेक्ट इट इज़ नॉट मच ओल्ड, इट इज़ ये इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ था 1887 में। इसका जो फादर था वो था वुड्रो विल्सन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन, जो बाद में अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बने। तो ये 1887 में इस सब्जेक्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। अब जन्म कैसे हुआ, बेसिकली ये पहले एक सब्जेक्ट है जो पोल साइंस, ये उसमें से निकला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पोल साइंस इसकी मदर साइंस है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो मदर साइंस है वो है पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसमें से ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सब्जेक्ट वो निकला है, ठीक है, ये वो निकला है। तो 1887 में ये इवॉल्व हुआ है सब्जेक्ट, जन्म हुआ है इसका, तब से लेकर अब तक ये चल रहा है, ठीक है। इसकी इवोल्यूशन जब हम करेंगे तो इसकी स्टेजेस भी देखेंगे। अभी हम वापस व्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। तो व्यूज़ आज हम पढ़ेंगे। हमने पहले दो व्यूज़ देख लिए, वाइडर व्यू एंड नैरो व्यू, ठीक है। रिवाइज करने की ज़रूरत है नहीं है, मुझे लगता नहीं है। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो वो है मैनेजरियल एंड इंटीग्रल व्यू। दोबारा बोलता हूँ, मैनेजरियल एंड इंटीग्रल व्यू। तो यहाँ पर मैनेजरियल व्यू क्या कहता है? मैनेजरियल व्यू ये कहता है कि चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो टॉप की एक्टिविटीज होंगी वो ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। यानी टॉप की एक्टिविटीज मीन्स मैनेजरियल एक्टिविटीज, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ठीक है। इसको पोस्ट कोर्ब व्यू भी बोलते हैं। हालांकि पोस्ट कोर्ब व्यू जो है वो अलग है, बट मैनेजरियल व्यू के जैसा ही है। पोस्ट कोर्ब उसका शॉर्ट एक्रोनिम है, ठीक है, जिसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सीओ हो गया कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है। तो मैनेजरियल व्यू और पोस्ट कोर्ब व्यू ये दोनों ये कहते हैं कि जो टॉप की एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती है, इनके प्लानिंग करना, स्टाफ रखना, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, कोऑर्डिनेट करना चीज़ों को, रिपोर्टिंग करना और बजटिंग करना, यही सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा। जबकि इन दोनों व्यूज़ के ऑपोजिट एक और व्यू है, ठीक है। इन दोनों व्यूज़ यानी कि मैनेजरियल और पोस्ट कोर्ब के ऑपोजिट एक और व्यू है, वो है इंटीग्रल व्यू। अब इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? इंटीग्रल व्यू सिंपल है, ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पब्लिक गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में ही जो टोटल एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि मैनेजरियल एक्टिविटीज से लेकर मैनुअल एक्टिविटीज तक, क्लरिकल यानी कि टॉप की एक्टिविटीज होगी मैनेजरियल, मिडल वाली होगी क्लरिकल और सबसे लोएस्ट वाली होगी मैनुअल,
ठीक है। ये तीनों एक्टिविटीज़ मिलाकर जो काम टोटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल व्यू। यानी कि इन तीनों की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करके जो काम होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट मैटर व्यू। सॉरी, मैं आपको समझा, ये हो गया इंटीग्रल व्यू। सॉरी, मैं सब्जेक्ट मैटर व्यू दूसरा है, ये हो गया इंटीग्रल व्यू। ठीक है, तो मैनेजरियल व्यू एंड पोस्ट कोर व्यू दोनों सिमिलर हैं, जबकि इंटीग्रल व्यू इन दोनों के ऑपोजिट है। मैनेजरियल व्यू और पोस्ट कोर व्यू ये कहता है कि सिर्फ टॉप की एक्टिविटीज़ यानी कि मैनेजरियल एक्टिविटीज़ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पढ़नी है, जबकि इंटीग्रल व्यू ये कहता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो मैनेजरियल हो या क्लरिकल हो या मैनुअल हो, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमने पढ़नी पड़ेंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये हो गया इंटीग्रल व्यू। एक और व्यू भी है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या बोलता है? देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो सब्जेक्ट मैटर, तो देखो आपने देखा कि मैनेजरियल और ये जो पोस्ट कोर है ये तो कहता है सिर्फ टॉप की एक्टिविटीज़ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़नी चाहिए, लेकिन ये जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है ये कहता है कि हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सब्जेक्ट मैटर अलग होता है। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट मैटर अलग है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट मैटर अलग है, बैंकिंग का अलग है, इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर अलग है। ठीक है ना? इसलिए एक मैनेजर जो आज बैंकिंग का सीईओ बना हुआ है, कल को हम उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सीईओ नहीं बना सकते। ठीक है, समझे मेरी बात? यानी कि जैसे हमारे देश में आईएएस की जो पोस्टिंग होती है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी होती है, इंडस्ट्रियल में भी होती है, बैंकिंग में भी होती है, इंश्योरेंस में भी होती है, हर जगह हो सकती है। इसका मतलब हमारे देश में सब्जेक्ट मैटर व्यू नहीं चलता। इसका मतलब हमारे देश में मैनेजरियल व्यू चलता है, यानी कि हमारे आईएएस में मैनेजरियल व्यू चलता है। यानी कि एक आईएएस को मैनेजर सोचा जाता है कि ये एक मैनेजर है, ये किसी भी डिपार्टमेंट में जाएगा तो मैनेज कर लेगा, क्योंकि इसकी एक्टिविटीज़ वही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग वगैरह। ठीक है, और क्लरिकल और मैनुअल एक्टिविटीज़ तो दूसरे लोग करेंगे, वो तो आईएएस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये सोचा जाता है कि चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो, बैंकिंग हो या इंश्योरेंस हो, एक आईएएस ऑफिसर या एक मैनेजर उन सब में मैनेजमेंट कर सकता है। जबकि सब्जेक्ट मैटर व्यू कहता है कि हर एक डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है। इंडस्ट्रियल का अलग है, उसकी अलग टेक्निकलिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर का अलग है, उसकी अलग टेक्निकलिटीज़ हैं, सिमिलरली हर एक बैंकिंग की अलग है। तो इसलिए वो स्पेशलाइजेशन की डिमांड करता है। वो कहता है कि मैनेजर जो है वो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग में किसी को मैनेजर बना रहे हो या टॉप की पोजीशन दे रहे हो तो उसको बैंकिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड बना रहे हो उसको, तो उसको एक डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में सारे डॉक्टर काम करते हैं। ठीक है, अब आप एक आईएएस ऑफिसर जो डॉक्टर नहीं है, जिसने सिंपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, उसको अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड बना देते हो, डायरेक्टर हेल्थ बना देते हो, और डायरेक्टर हेल्थ के नीचे सारे हॉस्पिटल्स होते हैं स्टेट के या सेंटर के, तो वो सारे हॉस्पिटल्स को मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये कंट्रोवर्शियल इशू है। सब्जेक्ट मैटर व्यू कहता है कि वो नहीं कर पाएगा। सब्जेक्ट मैटर व्यू कहता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड जो है वो एक डॉक्टर ही होना चाहिए, क्योंकि उसको अपने डिपार्टमेंट का सारे नॉलेज है। जबकि मैनेजरियल व्यू और पोस्ट कोर व्यू ये कहते हैं कि वो बन सकता है कोई भी जर्नलिस्ट, यानी कि कोई भी बंदा जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है या सोशियोलॉजी पढ़ी है, वो जिसने आईएएस किया है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड भी बन सकता है, चाहे उसको उस डिपार्टमेंट का कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ की प्लानिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, बजटिंग करनी है। ठीक है, तो दोनों व्यूज़ की सोच अलग अलग है।
ये कंट्रोवर्शियल इशू है। एक फैक्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर सब्जेक्ट मैटर व्यू चल रहा है, लेकिन अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं जैसे हम और बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, उनमें अभी भी मैनेजरियल व्यू चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम बाकी आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि ये बता रहा हूँ कि आज हमने ऑथर्स की बात नहीं की, सिर्फ एक ही ऑथर मैंने आपको बताया, वुड्रो विल्सन, जो कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं बताया कि वाइड रिव्यू कौन कौन से ऑथर्स ने दिया था, इंटीग्रल व्यू कौन कौन से ऑथर्स ने दिया था, सब्जेक्ट मैटर व्यू और बाकी व्यूज़ कौन कौन से ऑथर्स ने दिए थे। ये मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। ऑथर्स के नाम आपको जब आप नोट्स भी पढ़ोगे तो बार बार सामने आएंगे, तो वो तो खुद ब खुद भी याद हो जाएंगे। मैं भी बता दूंगा अगले लेक्चर में, लेकिन मैं ये जान के मैंने आज आपको ऑथर्स के नाम नहीं बताए, क्योंकि ऑथर्स के नाम आ जाते हैं जब बीच में डिस्कशन के, तो फिर बंदा कंसेप्ट को ग्रैस्प नहीं कर पाता अच्छे से। ठीक है, तो आप फिलहाल आप अपना फोकस कंसेप्ट को ग्रैस्प करने में रखिए। ठीक है, ऑथर्स के नाम हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, कौन से ऑथर ने कौन सा व्यू दिया था। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट क्लास, जिसमें हमारा एम्फेसिस ये रहेगा, आगे भी ये रहेगा कि इसको हमने एक इजी वे में पढ़ाना है और इसको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपको करके देना है। ठीक है, तो इसी को सोच में रखते हुए हमने आज का ये लेक्चर बनाया और ये सीरीज स्टार्ट की है। सेकंड लेक्चर भी इसी के ऊपर चलेगा और पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट हम ऐसे ही कवर करेंगे ऑनलाइन मोड में। राइट, कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। ठीक है, और वैसे आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हो, वो मैं कमेंट में भी डाल दूंगा, 9596662695। ठीक है, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप फ़ोन पे भी व्हाट्सएप के टाइम पे पूछ सकते हो, या फ़ोन भी कभी चाहो तो दिन में कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ मैं और आपको ये बोलना चाहूँगा कि आज हमने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। हमारा फोकस था कि आपको स्कोरिंग वे में और इजी वे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझाया जाए, ताकि आपको इसके कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आए। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में 2 मिनट के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एक जब हमें कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए तो अच्छा स्कोर कैसे लाएं। राइट, उसी के ऊपर मैं आपके अभी 2 मिनट लेने वाला हूं। तो अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, देखो हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरली थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, देन थ्योरीज वाला चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये सारे इसमें चैप्टर्स रहेंगे। इसके ऊपर बेसिकली पेपर 1 में एक थ्योरी बिल्डिंग होगी, सब्जेक्ट का जन्म कैसे हुआ, सब्जेक्ट में क्या क्या डिस्कशंस हैं, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं। जो पेपर 2 है वो एक तो इंडिया को फोकस करता है, हमारे देश को, दूसरा इंडियन पॉलिटी को फोकस करता है और गवर्नेंस को फोकस करता है कि हमारे देश में पॉलिटी कैसे चलती है, हमारे देश में गवर्नेंस कैसे चलती है, हमारे देश में पुलिसिंग कैसे होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल है, ये सारा कुछ पेपर 2 में आएगा। नंबर लेने के लिए आईएएस में और स्टेट सर्विसेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल एक रूल ऑफ थंब याद रखिए, सिंपल के पेपर 1 में जब आप आंसर लिख रहे हो तो पेपर 2 की चीज़ें डालनी है। पेपर 1 की तो डालनी है, पेपर 2 की भी साथ साथ डालनी है, उससे रिलेट करने वाली एग्जाम्पल्स भी डालनी है। और जब आप पेपर 2 करोगे तो पेपर 1 की चीज़ें कोट करनी है साथ साथ में विद एग्जाम्पल्स। इस तरीके से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। और ये कैसे करना है ये मैं आपको इसी सीरीज में साथ साथ बताऊंगा, एग्जाम्पल्स भी आपको साथ साथ बताऊंगा। मैंने 2 चीज़ें बोली थी, ये पहली चीज़ है। नंबर 2, आपको करंट इवेंट्स को फॉलो रेगुलरली रखना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, आप हिंदू पढ़िए या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए या कोई भी आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो।
उसमें कोई भी पब्लिक एड या पॉलिटी या गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ भी आता है, उसको आप नोट्स बनाइए या उसको याद रखिए, वो भी आप मेंस के पेपर में डाल सकते हो। ये दूसरा काम है आपका, ठीक है। और इसके ऊपर एक बोनस पॉइंट ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप ऐसे समझिए कि कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए दिमाग में। आप एक इंटरव्यू में जाकर भले ही इंग्लिश में आंसर ना दे पाए तो हिंदी में उसको जरूर समझा दीजिए कि पेपर 1 की चीज़ भी और पेपर 2 की चीज़ भी। इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था, कैसा चलता है, मुगल टाइम पे कैसा चलता था, कैसा अभी चल रहा है, और आगे आप लोग क्या इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आप दिमाग में रखिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका स्कोर 100% बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कह के मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। सेकंड लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।